बच्चा 11th क्लास के अंदर 60 नंबर लाया था, 12th क्लास के अंदर पूरे में से पूरे नंबर कैसे लेकर आ गया? रट्टा मार लिया, पेपर के अंदर जीडीपी एमपी निकालना आ गया। फंस जाते हैं वहां पर, बत्ती गुल हो जाती है वहां पर। मैं हमेशा कहता हूं ये देखो भाई, ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, वो फॉर्मूला लंबे टाइम तक भेजे के अंदर रहता है। तो आज कसम खा लो यार, ये लाख दुखों की एक दवा है, कम से कम एक लिखेंगे, समय बदलता जाएगा, 2 3 4 पे भी आएंगे। सन 2010 से तुम्हारा भाई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है। आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि कितने साल हो गए मुझे इको पढ़ाते पढ़ाते। अपने एक्सपीरियंस का पूरा कतरा कतरा शेयर करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि कैसे ईयर ऑन ईयर बहुत सारे बच्चे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या उनकी अप्रोच रहती है, क्या मेरी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन है। बच्चा 11th क्लास के अंदर 60 नंबर लाया था, 12th क्लास के अंदर पूरे में से पूरे नंबर कैसे लेकर आ गया, कैसे होता है यह कारनामा और कैसे यह टॉपर्स की स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है क्लास 12th के अंदर। तो एक एक करके धीरे धीरे जानेंगे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। बेसिकली क्लास 12th की इकोनॉमिक्स में आप भी जानते हो कि आपके पास 2 बुक्स होती हैं, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी होती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी भी है, डायग्राम भी है, न्यूमेरिकल्स भी है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरी प्रॉपर थ्योरेटिकल है। यहां पर बच्चा एक कॉमन स्ट्रेटेजी अपनाता है कि भैया कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेता है, क्वेश्चन का आंसर लर्न कर लेता है, एग्जाम देने की कोशिश करता है। फिर यह बिल्कुल गलत अप्रोच है। आपको पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना है, कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करना है। रट्टाफिकेशन करोगे तो लिमिटेड रह जाओगे। जिस क्वेश्चन को आपने लर्न किया है या जो कॉन्सेप्ट आपने लर्न किया है, सिर्फ आप उसका ही जवाब दे सकते हो। उससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चन बनने लगे हैं आजकल। केस बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू के अंदर वैरायटी आती है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बनने लगे हैं, इमेज आती है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फंस जाओगे। तो एक सही अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। अब मोटे लेवल की बात आपको ध्यान रखनी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में बच्चे फॉर्मूला लर्न करने पे ध्यान देते हैं। अरे भाई नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या है बताओ, इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट होती है, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। रट्टा मार लिया, पेपर के अंदर जीडीपी एमपी निकालना आ गया। फंस जाते हैं वहां पर, बत्ती गुल हो जाती है वहां पर। क्लैरिटी से समझो, बहुत धीरे धीरे बताऊंगा। आप देखो दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो कुल मिला के यहां पर 5 यूनिट है। पहली यूनिट का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एनसीईआरटी में 2 चैप्टर दिए हुए हैं इसके, एक इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फिर अगर आप दूसरी ऑथर की बुक देखो, चाहे टीआर जैन हो, संदीप गर्ग हो, सुभाष डे हो, एटसेट्रा, कोई भी ऑथर की बुक हो, उन्होंने अपने हिसाब से इसके 3-3 4-4 चैप्टर बना दिए हैं, लेकिन वो भी सही है। लेकिन मानी जाएगी आपके एग्जाम के हिसाब से इसको यूनिट 1। यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग है। तो ऑथर्स की बुक में एक चैप्टर मनी का अलग से और एक बैंकिंग का अलग से दिया हुआ है, आप समझते हो। 3-3 4-4 चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के दिए हुए हैं और गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का एक ही चैप्टर है, एक ये यूनिट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज, इसके 2-2 चैप्टर दिए हुए हैं अलग अलग ऑथर्स की बुक ने। लेकिन कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी 5 यूनिट है जो कि ये लिखी हुई है। हर एक यूनिट में न्यूमेरिकल बन सकता है, हर एक यूनिट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, लेकिन मेजरली जो डायग्राम का क्वेश्चन होता है वो एक ही यूनिट से आता है, डिटर्मिनेशन। नेशनल इनकम में भी एक लप्पू सा डायग्राम है, सर्कुलर फ्लो बोलते हैं, लेकिन वो कुछ खास डायग्राम में काउंट नहीं होता, फ्लो चार्ट होता है एक तरीके का वो। तो मेनली यहां से आपके डायग्राम भी बन सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपने करना क्या भाई, कॉन्सेप्ट करना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना, आपको उसकी डेप्थ तक जाना है कि कॉन्सेप्ट आखिर क्रिएट कैसे हुआ है। मैं जब आपको नेशनल इनकम पढ़ाता हूं ना, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो। मैं हमेशा कहता हूं ये देखो भाई, ये फॉर्मूला क्रिएट कैसे हुआ है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, वो फॉर्मूला लंबे टाइम तक भेजे के अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, आपको पता चल जाता है कि फॉर्मूले का जन्म कैसे हुआ है। अब उस फॉर्मूले से रिलेटेड 36 अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 36 के 36 तुम क्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर आपने फॉर्मूले का रट्टा मारा, तो जिस फॉर्मूले का रट्टा मारा है आप उसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप उससे अलग अलग जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसका आंसर नहीं दे पाओगे। तो फॉर्मूला क्रिएशन पे ध्यान दो प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। चलो जी आगे आते हैं। ये तो मेरे बुक का सिर्फ कंटेंट दिखाना था आपको। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, पूरी प्रॉपर थ्योरेटिकल बुक है। अगर आप इसको सारे ही चैप्टर समझना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो यार ये स्टोरी वाली बुक है। आपको यहां पर स्टोरी कनेक्शन सेट करना है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, इस बुक के अंदर कुल मिला के 8 चैप्टर हैं और इन 8 चैप्टर्स को 3 टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है मेरे दोस्त। 8 चैप्टर है। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इसको यूनिट 1 बोलते हैं। इन तीनों चैप्टर में यह समझाया हुआ है कि हमारा देश जब आजाद हुआ तब हमारे देश के क्या हालात थे। फिर बताया हुआ है आजादी से लेकर 1990 तक हमारे देश के क्या हालात थे। फिर इसमें बताया हुआ चैप्टर 3 में 1990 के बाद यानी 1991 ऑनवर्ड्स आज तक हमारे देश के क्या हालात हैं। तो सिर्फ ये तीनों चैप्टर कनेक्शन सेट करते हैं, अंग्रेजों के जमाने में इंडिया कैसा था और आज इंडिया
कैसा है परफॉर्मेंस वाइज, क्या क्या इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की पॉलिसीज रही हैं, फॉरेन ट्रेड की पॉलिसीज रही हैं, क्या प्लानिंग की है हमारे देश ने, बस इतना ही है। आगे जब तुम यूनिट 2 में जाओगे तो यहां आपको अलग से देखने को मिलेगा चैप्टर 4, 5, 6, 7, ये 4 चैप्टर है। ये 4 चैप्टर बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, एक दूसरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। बस ये जानना है कि दोस्तों ये चारों चैप्टर आज के टाइम में इंडिया के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल रूरल डेवलपमेंट, गांव वाले इलाके की डेवलपमेंट नहीं हो रही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल यानी टैलेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। आप देखोगे यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट का चैप्टर आपको पढ़ना है, आपको इन्वायरमेंट कैसे सेव होता है, इन्वायरमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन जैसी प्रॉब्लम चल रही है। तो ये चैलेंजेस यहां पर पढ़ने हैं। ये सारे चैप्टर आपस में अलग हैं। गवर्नमेंट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करती है वो दिया हुआ है, तो एक कनेक्शन सेट करना है। हाँ यार, ये अलग कैटेगरी थी, ये अलग कैटेगरी है। अब जो आखिरी वाली यूनिट है इसके अंदर चैप्टर एक ही है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तीनों देशों को आपस में कंपेयर करना है, कौन किससे कितना आगे है, कौन से पैरामीटर पर इंडिया आगे है, कहां पाकि चोर आगे हैं, कहां चाइना आगे है। ये चीज आपको यहां पर देखनी है। तो एक फॉर्मूला सेट हो गया। हाँ भाई, इस तरीके से पढ़ना है। अब जब तुम पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स तो यहां पर सारे ही चैप्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आप अलग अलग किसी भी चैप्टर को पढ़ सकते हो, लेकिन सीक्वेंस में पढ़ोगे तो एक कनेक्शन यहां भी सेट होगा। नेशनल इनकम के बाद मनी एंड बैंकिंग पढ़ना, फिर डिटर्मिनेशन, फिर गवर्नमेंट बजट, फिर बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। एक सीक्वेंस सेट हो जाता है। नहीं तो बहुत सारे स्कूल के अंदर अप्रोच ये रहती है कि पहले वो मनी बैंकिंग पढ़वाते हैं, फिर गवर्नमेंट बजट पढ़वाते हैं, फिर बीओपी पढ़वाते हैं, और फिर नेशनल इनकम बड़ा चैप्टर है बाद में करवाते हैं, और डिटर्मिनेशन बड़ा चैप्टर है वो बाद में करवाते हैं। तुम्हारे स्कूल के अंदर सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया गया था मैक्रो इकोनॉमिक्स का? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ। और इंडियन इकोनॉमी का कौन सा सेट किया गया था? प्लीज आप भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। लेकिन यहां पर ये तो स्ट्रैटेजी सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे होते हैं जिनके पास क्लास 12 के अंदर दोस्त मैक्रो के साथ इंडियन नहीं होती, माइक्रो होती है। तो दोस्तों माइक्रो और मैक्रो की सेम स्ट्रैटेजी है। इंडियन के लिए स्पेशल थ्योरी वाली थी, बस इस पे ध्यान रखना। और अब जरा मेन फोकस वाली बात करें। आपके क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है तो आपके डायग्राम की अगर नीचे एक्सप्लेनेशन नहीं होगी ना, फॉर एग्जांपल यहां से इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी या एडीएएस अप्रोच का डायग्राम आता है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, टीचर काट देगा, चाहे आपने कितना अच्छा डायग्राम बना रखा हो, 0 नंबर मिलेंगे। टेबल और डायग्राम आपसे पूछा है तो प्लीज आप उसको एक्सप्लेन करो, चाहे आपकी भाषा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, एकदम एग्जैक्ट प्रॉपर हाई फाई लेवल की इंग्लिश की डिमांड नहीं की जाती, लेकिन सेंटेंस तो ऐसे लिखे हो जो मीनिंगफुल हो। और एक बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार कि सर बताओ, जो बुक में लैंग्वेज दी हुई है उसको ही डिट्टो लिखना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर सेट कर सकते हो, लेकिन बुक के जो टेक्निकल वर्ड्स हैं आप उसको अवॉइड मत करना। वो जब किसी एक टीचर से तुम अच्छी गाइडेंस के अंदर पढ़ रहे होंगे तो टीचर आपको साथ के साथ बताता रहता है। इस छोटी सी वीडियो के अंदर पूरा सिलेबस तो कवर नहीं करा सकता ना, बस आपको फार्मूला बता सकता हूं कि कैसे आप अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। चलो जी आते हैं दोस्त, मैंने आपको बोला था फाइनल कंक्लूजन ये है कि आप प्लीज सिर्फ कॉन्सेप्ट को लर्न मत करो, क्वेश्चन आंसर को लर्न मत करो। आप जब कॉन्सेप्ट सीखते हो तो देखो कि कॉन्सेप्ट बना कैसे है, उसकी फ्रेमिंग कैसे हुई है, उसका ओरिजिन क्या है, और फिर आप आइडिया लगाते हो कि हां भाई इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एग्जाम में है ना पिक्चर पेस्ट क्वेश्चन बन गया मैं सॉल्व कर दूंगा, केस स्टडी का केस बेस्ड क्वेश्चन बन गया मैं सॉल्व कर दूंगा। आजकल एमसीक्यू सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है उस पर 7 तरीके के एमसीक्यू बन जाते हैं अलग अलग भाषा को बदल के। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी क्रैक कर पाते हो जब आपने देखा कि हाँ यार मैंने ओरिजिन पढ़ी है, ठीक है। और फिर मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी को मैं मान रहा हूं इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्कूल नहीं पढ़ाते हैं, मैं मान रहा हूं कि कोई भी इतने सारे स्कूल इतने सारे टीचर हैं जो बोलते हैं एनसीईआरटी से मत पढ़ो इकोनॉमिक्स, लेकिन भाई एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सीधा सीधा फाइनल ईयर के पेपर में देखने को कई बार मिल जाते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी के पीछे वाले क्वेश्चन करने चाहिए। हालांकि जो भी तुम ऑथर की बुक लेते हो उस ऑथर की बुक में जनरली होते ही हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर अप। अब हमेशा टीचर के अलग एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन होते हैं, यानी हर साल एग्जाम का कुछ ना कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, तो आपको एक प्रेजेंटेशन का तरीका आना चाहिए जो बहुत बेहतरीन होता है। आपको पता होना चाहिए कि आंसर मैं कैसे लिखूं, कभी भी बिल्कुल धर 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 पूरा रायता मत फैलाओ आंसर का। हमेशा आपको आंसर लिखना है पॉइंट वाइज। पहले तो आपको क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन कितने पार्ट में ब्रेक होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहां पूछूं क्वेश्चन मैंने बना दिया व्हाट इज मनी
राइट इट्स फंक्शंस। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया मेरे दोस्त। अब बच्चे क्या करेंगे ना यार, इसके आंसर को सही से अटेम्प्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन को ब्रेक नहीं करते। यहां पर क्वेश्चन के दो टुकड़े हो गए हैं, एक क्वेश्चन ये अलग से है, दूसरा क्वेश्चन ये अलग से है। तो आप सबसे पहले मनी की डेफिनेशन दो, जो भी आपको मनी का मतलब पता है, फिर इसके बाद फंक्शंस है मनी के, तो फिर आओ सेकेंड हेडिंग पे, फंक्शंस ऑफ मनी। जितने भी मनी के फंक्शंस होते हैं आप उसको लिख दो। अब मेन चीज जो बहुत सारे टीचर आपको बताते ही नहीं है वो ये है मेरे दोस्त, कि जब भी आपको लिखा हो यहां पर राइट या फिर लिस्ट या फिर स्टेट या फिर एन्यूमरेट, तब आपको एक्सप्लेन नहीं करना। नो नीड टू एक्सप्लेन। जब यहां लिखा होता ना डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, तब आपको एक्सप्लेन करना होता है। यहां पर वन लाइनर आपका आंसर चल जाएगा। जो भी फंक्शन होता है, जैसे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। आपको पता नहीं कि आपने चैप्टर कवर अप किया नहीं किया, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में कोर्स के बारे में बता नहीं रहा, बट वो स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं। तो एक बार दोबारा से समाप्त करते हैं। पहली बात, आप स्टार्टिंग से समझोगे फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बना कैसे। रीजन ये है कि आपने अगर उसका रट्टा मार लिया तो आप उतने कैपेबल नहीं हो पाते कि अलग अलग वैरायटी के उससे क्वेश्चन पूछे जाएं और आप उनका आंसर इस तरीके से दे पाओ कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। फिर आपको यह भी जानना है कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम 3 साल के क्वेश्चंस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको आइडिया होगा कि हाँ भाई ये पैटर्न रहता है एग्जाम का। अब एनसीईआरटी के बैक में जो क्वेश्चन होते हैं वो करना मत भूलना। फाइनल चीज बता रहा हूं, इसको बहुत सारे बच्चे ये भी फॉलो कर लेते हैं और रह जाती है कई बार कुछ ना कुछ कमी। दोस्तों, जो तुम्हारा पेपर होगा ना, वहां पर आपको आंसर लिखने का मौका मिलेगा और आपको 3 घंटे मिलेंगे। तो मेक श्योर दैट यार कि तुमने एक पूरे साल के अंदर कम से कम 30 बार तो 3-3 घंटे के पेपर अटेम्प्ट किए हो। 30 बार तो 3-3 घंटे के पेपर अटेम्प्ट किए हो, चाहे ये इको हो, चाहे ये बीएसटी हो, चाहे ये अकाउंट हो। मेजर 3 सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूं। अगर सब्जेक्ट और बढ़ता है इंग्लिश मैथ्स तो 40, 50, 60 तक भी जा सकते हैं। तो इसकी प्रॉपर प्लानिंग ऐसे नहीं होगी कि आज ये मई का महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है, जुलाई का महीना चल रहा है और मैं यार सितंबर अक्टूबर में देखूंगा। नहीं, जैसे ही आप अपना हाफ पोर्शन कंप्लीट करते हो तो आप अपने आधे आधे पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। और आज से कसम खा लो, आज से कसम खा लो, लिखो नीचे मिशन सक्सेस। जैसे हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, ऐसे हम मिशन सक्सेस चला रहे हैं। तो सबका मिशन सक्सेस होना चाहिए। और ये मिशन सक्सेस कहता है कि हम कसम खाते हैं कि डेली एक आंसर राइटिंग जरूर करेंगे, 1 आंसर राइटिंग जरूर करेंगे, चाहे वो 3 नंबर का आंसर हो, चाहे 4 का, चाहे 6 का। ये आंसर राइटिंग करने से आपकी इकोनॉमिक्स की थ्योरी या बिजनेस स्टडीज की थ्योरी या इंग्लिश का लॉन्ग आंसर सब कुछ इंप्रूव हो जाता है दोस्त। बहुत सारे वर्ड्स की नॉलेज मिलती है। जहां पर भी आपको छोटी मोटी इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो, डिक्शनरी तुम्हारे पास होती है, ऑनलाइन गूगल में सर्च मार के उसका मतलब हिंदी में जान सकते हो। तो बहुत क्लैरिटी से, आज तो जमाना बदल चुका है यार, बहुत सारी फैसिलिटीज है तुम्हारे पास, बहाने बनाने के टाइम नहीं है। तो करो इन चीजों को। आई होप मैंने बहुत क्लैरिटी से आपको चीजें थोड़ी थोड़ी रिपीट करके भी समझाई होंगी, लेकिन आप तक मेरा मैसेज पहुंच गया होगा कि जो मैं बोलना चाहता हूं, है ना। तो आज कसम खा लो यार, ये लाख दुखों की एक दवा है। कम से कम एक लिखेंगे, समय बदलता जाएगा, 2, 3, 4 पे भी आएंगे। और जब तुम्हारा सितंबर अक्टूबर का महीना आ जाएगा तो हम आधे आधे या पूरे पूरे सैंपल पेपर भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और किसी के पीछे मत पड़ो यार, कौन ला के देगा सैंपल पेपर, खरीदू नहीं खरीदू। अरे आजकल गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। पिछले साल का सैंपल पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आसानी से डाउनलोड हो रही है। आप करो, टेस्ट करो आराम से। जो बच्चा करना चाहता है वो बैठ के मेहनत करेगा, जो नहीं करना चाहता वो अपने सोर्स ढूंढेगा। ओहो हो यार, आज तो उससे पढ़ लूँ, दोस्त पढ़ा देगा, अरे यूट्यूब पे देख लूँ। यूट्यूब पे भी 36 टीचर सर्च करोगे, 3600 से पढ़ोगे तो एग्जाम टाइम में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एक टीचर फॉलो करो जो तुम्हें पसंद आ रहा है, कोई भी टीचर फॉलो करो, जो पसंद आ रहा है उसको फॉलो करो, उसके पीछे बढ़ जाओ। हर टीचर का कराने का नया नया तरीका होता है, अलग अलग तरीका हो सकता है। हो सकता है कोई टीचर शुरू में कुछ चीजें मिस कर रहा हो लेकिन बाद में वो उसको कंप्लीट कर दे। हो सकता है कि काफी सारे टीचर स्टार्टिंग में बहुत
बोरिंग कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चीजों को क्रिएटिव कर दे। तो डिपेंड्स। लेकिन दोस्तों जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूं, आपको भी बढ़िया तरीके से एक को ही फॉलो करो यार, क्योंकि अलग अलग टीचर फॉलो करोगे, सबके इधर उधर से टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड कर लिए, वेबसाइट से नोट्स डाउनलोड कर लिए, कहीं से भी नोट्स डाउनलोड कर लिए, वो कभी भी तुम्हारे पास एक साथ इकट्ठे होते ही नहीं है। एग्जाम के टाइम पे फंस जाता है बच्चा, और फंसना नहीं है भाई, ये मेरी आपको गाइडेंस है। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।